Hi guys, welcome back to my channel. This is the 7th episode for Until I Find You. Let's start the narration. तो मैं तुमसे जो भी शेयर करूँगा वो तुम अपने तक रखोगी, एक राज की तरह, है ना? अपनी नशे से चूर आंखों से वो उसकी आंखों में देखकर पूछ रहा था। उसने हाँ में सर हिलाया और फ्रीन ने उसे खींचकर पैशनेटली किस कर लिया। एक ऐसी किस जो उसकी डिजायर बढ़ाती जा रही थी। और अचानक उसकी आंख खुली। मैं उसके बारे में क्यों सोचती जा रही हूँ? बेकी अभी अभी नींद से उठी थी। माथे पर पसीने की कुछ बूंदें थीं। वो चलती आकर बैल्कनी में खड़ी हो गई। दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। भूल जाओ बेकी, वो सब एक एक्सीडेंट था। वो लड़का नॉस्टी है, बंदर है, पागल है। वो आसमान पर सितारों को देखकर यूं ही कहती जा रही थी। वो सितारे जिनसे वो हमेशा अपना दुख बांट लेती थी। फिर अचानक उसके मुंह से निकला, पर क्यूट है, एक बच्चे की तरह मासूम। वो फिर से अपनी सोचों में गुम होने लगी। फिर खुद को झिंझोड़ कर बोली, मैं पागल हो गई हूँ, मुझे ये सब भूल जाना चाहिए। थैंक गॉड उस बंदर को कुछ याद नहीं। काम डाउन बेकी, काबू करो खुद पर। वो खुद को ये समझाती दोबारा सोने के लिए लेट गई, लेकिन अभी भी वो अपने होंठों पर किसी का नरम गर्म एहसास महसूस कर रही थी। वो जो खुद भी सो नहीं पा रहा था। आज उस अनजान बच्चे के सूजे हुए गाल को देखकर अब तक उसके दिल में दर्द हो रहा था। कौन था वो बच्चा जिसकी आंखों के आंसू उसे अभी तक बेचैन किए हुए थे? उसने अपने पास लेटे ह्यूंजू को देखा। जब से अलिसारा गई थी, ह्यूंजू अक्सर उसके साथ बातें करते करते उसके कमरे में ही सो जाया करता था। वो उसके पास सो रहा था और फ्रीन सोच में था। अपने इस नेफ्यू के अलावा आज तक उसने कभी किसी और के बारे में फिक्र नहीं की, पर उस बच्चे का रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। वो उस बच्चे के बारे में क्यों इतना परेशान था? क्यों उसकी फटी हुई कौमे को रोया हुआ चेहरा अभी भी उसे दर्द दे रहा था? जब आइसक्रीम पार्लर में उसे छोड़कर वो उसके लिए ढेर सारी चीजें लेकर आया और देखा कि वो बच्चा जा चुका है, तो क्यों लगा कि उसके दिल का एक टुकड़ा, उसके वजूद का एक हिस्सा जैसे उससे अलग हो गया हो। वो यही सब सोच रहा था और उसे ह्यूंजू की बात याद आई। अंकल, ये मेरे स्कूल में पढ़ता है। वो कुछ सोचकर दोबारा लेट गया और सीन मूव होता है सुबह में। प्रीन और ह्यूंजू दोनों ही एक साथ खड़े आईने के सामने तैयार हो रहे थे। देखने पर वो अंकल और नेफ्यू नहीं, बल्कि बाप और बेटा लगते थे। एक ही तरह का स्टाइल, चीजों को पकड़ने का, परफ्यूम लगाने का। ह्यूंजू भी प्रीन के स्टाइल में तैयार होकर खड़ा हो गया। ओके अंकल, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। ये कहकर उसने बैग कंधे पर रखा और कमरे से निकलने लगा जब प्रीन ने उसे रोक दिया। रुक जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। प्रीन ने उसकी तरफ नहीं, आईने में खुद को देखते हुए अपने बाल सेट करते हुए कहा। ह्यूंजू उसकी बात पर मुड़ गया। कई दफा फ्रीन उसे स्कूल छोड़ता था, लेकिन हर बार ह्यूंजू को एक बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। आज पहली बार था कि फ्रीन ने सामने से उससे ड्रॉप करने के लिए ऑफर किया था। सब ठीक तो है ना अंकल? वैसे भी आजकल आप थोड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। फ्रीन उसे देखने लगा। इसमें ऐसा क्या है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहली बार तुम्हें ड्रॉप कर रहा हूँ। फ्रीन ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, आपने मुझे कई बार ड्रॉप किया है, पर अपनी मर्जी से मुझे नहीं याद आखिरी बार कब किया था। चक्कर क्या है? ह्यूंजू ने आईब्रो चढ़ाकर कहा। कोई चक्कर वक्कर नहीं, तुम्हारे टीचर से मिलूंगा और पूछूंगा
कि ये निकम्मा कुछ पढ़ता वढ़ता भी है कि नहीं। फ्रीन ने सामने आकर उसके सामने खड़े होते हुए कहा, ओ कम ऑन अंकल, माना कि मेरे लुक्स आप पर हैं, पर मेरा इंटेलिजेंस लेवल थैंक गॉड मेरी मॉम पर गया है, तो मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेता हूँ। उसने मुंह बनाकर कहा, तुम मुझे बुद्धू कह रहे हो? नहीं, पर मैंने सुना है स्कूल में आपके स्कोर्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे, इतने बुरे भी नहीं थे। ये कहकर वो उसे लेकर गर्दन से पकड़ता नीचे मेन हॉल में आया। गुड मॉर्निंग। नीचे आते ही उन दोनों ने एक साथ कहा, गुड मॉर्निंग बच्चों, नाश्ता लग गया है, गरम गरम है, खा लो। फ्रीन की मॉम ने कहा और वो दोनों नाश्ते के लिए बैठ गए। तुम्हारी नाम से कोई बात हुई है? फ्रीन के डैड पूछ रहे थे। वो जानता था ये किस बारे में है। जी डैड, आपको नाम ने बताया कुछ? फ्रीन ने पूछा। ज्यादा कुछ तो नहीं, पर क्या तुम किसी में इंटरेस्ट ले रहे हो? फ्रीन के डैड ने पूछा। आप ही ने तो कहा था, 1 महीने का डेडलाइन है मेरे पास, तो बस कोशिश कर रहा हूँ। वो मैंने गुस्से में कहा था फ्रीन, उन्होंने नाइफ प्लेट में रखते हुए कहा। तुम बेटे हो मेरे, मैं तुम्हें कभी प्रेशराइज नहीं करना चाहता, पर तुम लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। उसके डैड और उनकी बातें कभी कभी उसके सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। उस रात जब उन्होंने फ्रीन को थप्पड़ मारा था और उसे डेडलाइन दी थी, उसे लगा था कि बस अगले महीने डैड किसी से भी उसकी शादी कर देंगे। लेकिन आज उनकी आंखों में एक नरमी थी, जैसे वो उसे समझते थे। उसकी पिछली यादें तो पहले ही धुंधली थीं, पर इस घर में जो इंसान उसे सबसे ज्यादा पजल कर देने वाला था वो उसके डैड थे। कभी इतने सख्त कि उसे लगता था कि जान निकाल देंगे, और कभी इतने नर्म कि उसे वो अपने दोस्त की तरह महसूस होते थे। थैंक्स डैड, रीन ने मुस्कुराकर कहा। युंजू ने नाश्ता खत्म कर लिया था। ओके अंकल, आपके भरोसे रहा, मैं तो लेट हो जाऊंगा। अरे कहा ना, मैं चलता हूँ तुम्हें छोड़ने, मेरा भी हो गया है। ये कहकर वो खड़ा हुआ। ओके डैड, मैं हिंजू को छोड़कर फिर ऑफिस आ जाऊंगा, उसने अपने डैड को कहा, जिन्होंने हाँ में सर हिला दिया, और वो दोनों घर से निकल गए। और सीन मूव होता है हिंजू के स्कूल के सामने। प्रीन ने हाई स्कूल वाली साइड पर गाड़ी पार्क कर दी और हिंजू के साथ उसे छोड़ने अंदर तक आया। हिंजू उसका चेहरा देख रहा था। आज से पहले तो कभी वो स्कूल के अंदर नहीं आया था। यूं लग रहा था जैसे उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही हों। हिंजू कुछ कुछ समझने लगा। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? हिंजू ने पूछा। नहीं, मैं बस देख रहा था। तुम्हारा वो दोस्त जो कल मिला था वो यहाँ नहीं है? हिंजू हंसने लगा। मैंने कहा था वो मेरे स्कूल में पढ़ता है, हाइट देखी थी, आधा है मुझसे। वो तो जूनियर सेक्शन में होगा, उसने हंसकर कहा। लेकिन है बहुत इंटेलिजेंट, टॉप 20 स्टूडेंट्स में आया है, फुल स्कॉलरशिप मिला उसे। जरूर उसके पेरेंट्स आईक्यू के मामले में बहुत अच्छे होंगे, आपकी तरह नहीं होंगे। वो अपने अंकल का मजाक उड़ा रहा था। टीन ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। क्या कहा, दोबारा कहो। कभी भी गेम में मुझसे जीत नहीं पाए और कह रहे हो कि मेरा आईक्यू कम है? रीन ने उसे गर्दन से पकड़कर थोड़ा सा खींचते हुए कहा। ओके ओके सॉरी, मजाक कर रहा था। मेरे अंकल सुपर कूल और सुपर इंटेलिजेंट है। अब खुश? अब मैं जाऊं? ये कहकर वो अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। हाँ ठीक है, जाओ। युंजू दौड़कर अपनी क्लास की तरफ जाने लगा, फिर उल्टे कदमों मुड़कर रीन को देखकर बोला, वैसे आपको बता दूं, यहाँ से लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो सामने की तरफ जूनियर सेक्शन है। ये कहकर वो फिर मुड़ा और अपनी क्लास में गायब हो गया। फ्रीन उसकी इन हरकतों और आदतों को बहुत एंजॉय करता था। मुस्कुराकर सर झटककर पहले तो वो वापस जाने लगा, फिर खुद ब खुद उसके कदम उसे जूनियर सेक्शन की तरफ ले गए। जब वो जूनियर सेक्शन में गया तो वहाँ की सेटिंग और चीज़ें युंजू के सेक्शन से बिल्कुल अलग थीं। युंजू हाई स्कूल में था, डेफिनेटली वहाँ बहुत सारे बड़े बच्चे थे।
लेकिन यहाँ छोटी उम्र के बच्चे एक ही जैसे यूनिफॉर्म में बहुत प्यारे लग रहे थे। कुछ प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, कुछ क्लासेस अटेंड कर रहे थे। क्योंकि ये अमेरिकन स्टाइल स्कूल था तो हर क्लास के लिए डिफरेंट टाइमिंग्स थी। वो पैंट की पॉकेट में हाथ रखकर न जाने क्यों यूं ही चलता चलता उन बच्चों को देखता रहा। कुछ फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे थे, कुछ बच्चे कॉमिक्स पकड़कर आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी उसने दूर बेंच पर एक अकेले बैठे बच्चे को देखा, बहुत ही नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म में बैठा। वो बाकी खेलते हुए बच्चों को देख रहा था। प्रीन आया और आकर उसके पास बैठ गया। ये बच्चा बहुत जाना पहचाना सा था। कल इसकी रोती आंखों ने प्रीन को पूरी रात परेशान रखा था। अभी भी वो नीटली फोल्डेड स्लीव्स के साथ बैठा बड़े ध्यान से अपना लंच खा रहा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं कोई दाग उसके कपड़ों पर ना लग जाए। कैसे हो चैंप? प्रीन ने उसे देखकर कहा। वो बच्चा जो अपना टिफिन बहुत केयरफुली खा रहा था, उसने सामने बैठे इंसान को देखा और पहचान लिया। ये वही अंकल थे जिन्होंने कल उसे बचाया था, जो रो रो कर उसके जख्म साफ कर रहे थे। मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? रायल ने प्रीन को देखकर कहा। मैं ठीक हूँ। तुम बाकी बच्चों के साथ खेल क्यों नहीं रहे? अकेले लंच क्यों कर रहे हो? उसने पूछा। मैं खेलना नहीं चाहता। क्यों? प्रीन हैरान हुआ। मेरा यूनिफॉर्म गंदा नहीं कर सकता, ये बहुत एक्सपेंसिव है। मेरी मामा ने बहुत मेहनत से पैसे जमा करके लिया है मेरे लिए। अगर मैं खेलूंगा तो ये गंदा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर प्रीन उसे देखता रह गया। 9 साल का बच्चा और ऐसी सोच। अगर तुम्हारे कपड़े गंदे हुए तो तुम्हारी मम्मा बहुत डांटेंगी क्या? वो दिल में सोच रहा था। कैसी माँ है, छोटे से बच्चे पर कितना प्रेशर डालकर रखा है उसने। रायल ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मम्मा तो कभी कुछ नहीं कहती, बहुत अच्छी हैं, मैं बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत प्यार करती हैं, लेकिन प्रीन उसकी आंखों में देख रहा था। तभी रायल को एक पुराना दिन याद आया, उसके पुराने स्कूल का। वो पूरा दिन बच्चों के साथ फुटबॉल खेलकर जब घर वापस आया तो उसके कपड़े मिट्टी से भरे थे। डैडी, डैडी, आज मैंने 3 गोल्स मारे और सब लोग मेरा बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। मुस्कुराते हुए उसने घर आकर खुनकुआ को ये बताया था। खुनकुआ ने मुड़कर उसके हाथ में ट्रॉफी को नहीं बल्कि उसके गंदे कपड़ों को और उसके मिट्टी से भरे चेहरे को देखा। तुमने फुटबॉल खेला? हाँ डैडी, और देखो मुझे प्राइस भी मिला। उसने दोबारा अपनी ट्रॉफी ऊपर करते हुए कहा। खुनकुआ ने वो ट्रॉफी पकड़ी और उसे मोड़ कर देखने लगा। गोल्ड की तो नहीं लगती, स्टील की होगी या इसी तरह के किसी सस्ते मटेरियल की। ये कहकर उसने वो ट्रॉफी टेबल पर रख दी। फिर नीचे घुटनों पर बैठकर रायल की आंखों में देखकर बोला। उसकी आंखों की खुशी अचानक खुनकुआ की आंखें देखकर कम होने लगी। लेकिन तुम जानते हो, ये यूनिफॉर्म जो तुमने खराब किया है, इसकी क्या प्राइस है? तुम्हारी मॉम की पूरे 1 वीक की सैलरी। वो बेचारी पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा काम करती है ताकि तुम्हें हर चीज़ दे, और तुम्हें फुटबॉल खेल कर उसके पैसे बर्बाद करने हैं, है ना? देखा है कपड़ों का हाल? वो उसकी आंखों में देखकर गुस्से से कह रहा था। फुटबॉल नहीं खेलोगे तो क्या मर जाओगे? ये कहते हुए खुनकुआ ने उसे कॉलर से पकड़कर अपने करीब किया। उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगी। ये तांबे की ट्रॉफीज, ये सब कुछ नहीं है रायल, सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। अमीरों के बच्चे होते हैं जो ये सब करते हैं, पर तुम्हारी माँ बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए कमा रही है। और ये देखो क्या हाल किया तुमने, अपनी मॉम से
बिल्कुल प्यार नहीं है ना तुम्हें? शेम ऑन यू। वो ये कह रहा था। राइल की आंखों से आंसू गिरने लगे। पर डैडी। परवर कुछ नहीं, खुनकुआ ने दोबारा उसकी आंखों में देखकर कहा। अगर तुमने दोबारा कपड़े गंदे किए या यूनिफॉर्म खराब किया, उसने राइल का कॉलर और जोर से खींचते हुए कहा, तो मैं तुम्हें बहुत पनिश करूंगा, समझे? उसकी आंखों में एक गुस्सा था, एक सख्ती, जिसे देखकर राइल डर गया और उसने हाँ में सर हिलाया। सॉरी डैडी, मैं आइंदा कभी नहीं खेलूंगा और कभी कपड़े गंदे नहीं करूंगा। ये सुनकर हुनकुआ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, एक सेटिस्फेक्शन। जब भी वो राइल को रोते देखता था तो उसे बहुत सुकून मिलता था, क्योंकि उसके दिल में जिस इंसान के लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत थी, राइल का चेहरा उसे उस इंसान की याद दिलाता था। गुड, ये कहकर उसने राइल को छोड़ा और अपने कमरे में चला गया। राइल काफी देर वहां टेबल पर पड़ी अपनी ट्रॉफी को देखता रहा। और सीन मूव होता है प्रेजेंट में। प्रीन अभी भी उसकी तरफ देखकर पूछ रहा था। नहीं मम्मा, कुछ नहीं कहती, बस मुझे खुद ही नहीं पसंद उन्हें तंग करना। वो बहुत मेहनत करती है मेरे लिए। प्रीन उसकी बातें सुनता जा रहा था। चलो एक काम करते हैं, फिर हम दोनों खेलते हैं और अगर यूनिफॉर्म गंदा हुआ तो मैं आपको न्यू यूनिफॉर्म ले दूंगा। ये कैसा है? राइल ने ना में सर हिलाया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी मामा को बुरा लगेगा कि मैंने आपसे हेल्प ली। क्या था ये बच्चा? 9 साल की उम्र में क्या कुछ सीख चुका था ये? वो उस बच्चे को देख रहा था, उससे इम्प्रेस हो रहा था और थोड़ा सा उदास भी। ये उम्र नहीं होती इस तरह की बातें सोचने की। तभी उसका फोन बज उठा। ये उसके डैड की कॉल थी। हाय डैड, प्रीन ने कहा। अभी सुबह तो हमारी बात हुई, कोई स्पेशल काम? प्रीन ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, मैं इस संडे स्क्वॉश खेलने जा रहा हूँ, तुम चलोगी साथ? उसके डैड पूछ रहे थे। स्क्वॉश आपके साथ? नहीं डैड, मेरा मूड नहीं है। मुझे एक्चुअली यूंजू के साथ एक प्लान है और नाम के साथ भी कुछ काम थे। नेक्स्ट टाइम के लिए डेफिनेटली, प्रीन ने कहा। ओके, कोई बात नहीं, एज यू विश, उसके डैड ने कहा और फोन रख दिया। राइल प्रीन का चेहरा देखता जा रहा था, फिर अचानक से बोला, आपके डैडी आपके साथ अभी तक खेलते हैं? प्रीन उसकी तरफ मुड़ा। फिर खेलते हैं, उनका बस चले तो मेरे साथ एक गार्डियन की तरह ही लगे रहें। जब उन्हें ठंड लगती है तो मुझे स्वेटर पहनाते हैं, जब उन्हें भूख लगती है तो मुझे खाना खिलाते हैं, जब भी उन्हें छुट्टियों पे जाना होता है तो मेरे वेकेशंस प्लान करवा देते हैं। हमेशा अपनी मर्जी करते हैं। वो मुस्कुरा कर कह रहा था, बड़े नॉर्मल अंदाज में। राइल उसकी बातें सुनकर सर झुकाकर बोला, आपको अपने डैड को मना नहीं करना चाहिए था। प्रीन उसे देखने लगा। मुझे नहीं पता, लेकिन आप बहुत लकी हैं। आपके डैडी आपके साथ बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए हमेशा प्रोटेक्टिव रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। प्रीन उस बच्चे की बातें सुनता जा रहा था। डैडी को ऐसा ही होना चाहिए। जब हम उन्हें देखें तो हमें वो सुपर हीरो की तरह फील होनी चाहिए। उनके साथ हमें प्रोटेक्टिव फील करना चाहिए और उनके पास हमारे लिए हमेशा टाइम होना चाहिए। आपके डैडी बिजी हैं, फिर भी वो आपके लिए टाइम निकालते हैं। आपको उन्हें मना नहीं करना चाहिए था, उसने प्रीन को देखकर कहा। प्रीन खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। क्या तुम्हारे डैडी भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं? प्रीन ने पूछा। राइल ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा लंच टाइम खत्म हो गया है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ये कहकर वो लंच अंदर रखकर अपना सारा सामान उठाकर प्रीन के सामने सर झुकाकर
अपनी क्लास की तरफ चला गया। फ्रीन जाते हुए उस बच्चे को देख रहा था। अमेजिंग, छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी बातें करता है ये। वो ये सोचकर उठा और ऑफिस के लिए निकल गया। और सीन मूव होता है बुटीक में। फ्रीन अभी तक बुटीक नहीं आया था। बेकी अपनी जगह पर बैठी थी। देखने पे तो लगता था कि वो अपने काम में बहुत बिजी है, लेकिन बार बार उसकी नजरें मेन एंट्रेंस की तरफ उठ रही थीं, न चाहते हुए भी किसी का इंतजार कर रही थीं, जिसकी नजरों में ना देखने की उसने कसम खाई थी। लेकिन दिल था कि बार बार उसे देखने को चाह रहा था। खुद को काबू करती वो फिर काम में बिजी हो गई। तभी वो इंसान चलता आया जिसके आने से पहले उसकी खुशबू बता देती थी कि वो आ रहा है। एक लिमिटेड एडिशनल परफ्यूम जिसकी खुशबू ने बता दिया कि फ्रीन सरोजा आ चुका है। गुड मॉर्निंग मिस वॉन, उसने आते ही हमेशा की तरह शरारती होते हुए मिस वॉन को एक फ्लावर दिया। उसकी स्माइल, उसकी आंखें आज कितनी अलग लग रही थीं। वो स्टूपिड एनोइंग मंकी आज कितना इनोसेंट लग रहा था। उसकी आंखों की चमक कितनी प्यारी लग रही थी। उसकी होंठों की मुस्कुराहट दिल में बस रही थी। वो उसको यूं ही देखती जा रही थी। जैसे ही फ्रीन ने उसके डेस्क की तरफ देखा, उसने नजरें झुका लीं। फ्रीन ने मिस वॉन से पूछा, आज क्या मिस रेबेका कुछ ज्यादा ही बिजी हैं? लगता है काम कुछ बढ़ गया है। फ्रीन ने उसे छेड़ते हुए मिस वॉन से पूछा। मिस वॉन ने मुस्कुरा कर कहा, शायद न्यू समर कलेक्शन के ऊपर काम कर रही है वो। अभी डिजाइन्स तैयार होंगे तो थोड़ी देर तक आपको दिखा देगी। दैट्स ग्रेट, ये कहकर वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ा। और हाँ मिस वॉन, वन कॉफी विद डबल शॉट लाइक बिफोर। मिस वॉन ने हाँ में सर हिलाया। इससे पहले कि वो बेकी को कॉफी बनाने के लिए कहती, बेकी ने ऑलरेडी कॉफी बनाकर ऑफिस बॉय को दे दी थी। तुम खुद जाकर उनसे बात कर लेती, तुम्हें उन्हें डिजाइन्स भी तो दिखाने थे। मिस वॉन ने उसे देखकर कहा, नहीं ये अभी कंप्लीट नहीं हुए, थोड़ी देर तक ले जाऊंगी। बेकी ने नजरें चुराते हुए कहा, क्या हुआ, सब ठीक है? मिस वॉन पूछ रही थी। हाँ वैसे ही, बस काम कुछ ज्यादा है। बेकी ने उन्हें देखकर मुस्कुरा कर कहा, ओके। ये कहकर मिस वॉन वहां से चली गई। आज ये चुड़ैल खुद कॉफी क्यों नहीं लाई? फ्रीन उसे देखता जा रहा था, जो अपने डेस्क से उठने का नाम नहीं ले रही थी। क्या हुआ है इसे? उसने ये सोचा, फिर अपने कामों में बिजी हो गया। थोड़ी देर में बेकी ने वो डिजाइन्स भेजी जो समर कलेक्शन के लिए उसने शॉर्टलिस्ट की थी। ईमेल पर वो डिजाइन्स देखते ही फ्रीन ने टाइप किया, बहुत ही बेकार हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये कहकर उसने ईमेल फॉरवर्ड कर दी दोबारा बेकी को। बेकी ने दोबारा बहुत मेहनत से डिजाइन्स को चेंज करके उसे फिर भेजा। फ्रीन ने उसे फिर रिजेक्ट कर दिया। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वो यूं ही बार बार डिजाइन्स उसे भेजती रही और वो बार बार डिजाइन्स को रिजेक्ट करता रहा। ऑफ होने का वक्त हो रहा था। वो गुस्से से चलती उसके कमरे में आई और उसके सामने खड़ी हो गई बिना इजाजत लिए। आप ये जानबूझ के कर रहे हैं ना? फ्रीन ने लैपटॉप से नजरें उठाकर उसे देखा, जिसने सीने पर बाजू लपेट रखे थे। क्या कर रहा हूं मैं? फ्रीन ने पूछा। आप कोई बहुत बड़े डिजाइनर तो लगते नहीं हैं, ना ही लगता है आपको फैशन की बहुत सेंस है। मेरे डिजाइन्स में प्रॉब्लम क्या है? बेकी अपने पुराने वाले स्टाइल में उससे पूछ रही थी। फ्रीन को मजा आने लगा। खराब हैं, बहुत बुरे। हम समर कलेक्शन बना रहे हैं, कॉफिन कलेक्शन नहीं। ये लोग खुशी में पहनेंगे, किसी के मातम पर नहीं। तुम्हारे सारे डिजाइन्स बहुत बोरिंग और फीके थे। उसका ये जवाब बेकी को गुस्सा दिला गया। आप जानते ही क्या हैं खुशी के बारे में।
डिज़ाइंस के बारे में, फैशन के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है आपको। बस अपनी बहन के जाने के बाद यहाँ सुपरविज़न करने आए हैं। तो आप ये डिज़ाइन मिस अलीसारा को भेज दीजिए। मुझे यकीन है कि वो इसे अप्रूव कर देंगी। वो प्रीन को चैलेंज देते हुए कह रही थी। तुम्हें क्या लगता है? ये डिज़ाइन्स मैंने इसलिए अप्रूव नहीं किए कि मुझे तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है? और ये एक आम इंसान के लिए बनाए गए डिज़ाइन्स हैं। तो अच्छी और बुरी डिज़ाइन्स क्या होती हैं, इतना तो मैं भी समझ सकता हूँ। अगर मैं डिज़ाइनर नहीं भी हूँ तो भी। वो भी यूं ही उससे कह रहा था। बेकी को और गुस्सा आने लगा। तो प्रॉब्लम क्या है इनमें? मुझे समझाइए ताकि मैं इसे बेहतर बना सकूं। प्रीन मुस्कुराकर उसे देखने लगा। हम जैसा फील करते हैं हमारे डिज़ाइन हमारे काम में, वैसा ही इम्पैक्ट आता है। तुम बहुत बोरिंग और फीकी हो। पहले खुद को ठीक करो, डिज़ाइन्स खुद ही ठीक हो जाएंगे। वो उससे कह रहा था। आप मेरे बारे में जानते ही क्या हैं जो बार बार मुझ पर कमेंट पास करते हैं? आपको कोई हक नहीं है मुझे ये सब कहने का। बेकी गुस्से से उसे कहती जा रही थी। प्रीन मुस्कुराकर उसे देखता जा रहा था। वो उठकर अपनी सीट से खड़ा हुआ और बिल्कुल उसके करीब आ गया। दोनों में बस सांस भर की दूरी थी। तो तुम मुझसे ये जानना चाहती हो तुम्हारे डिज़ाइन्स में क्या खराबी है? परसों रात उन दोनों के दरमियान जो हुआ, बेकी अभी उसी के असर से नहीं निकल पा रही थी। वो दोबारा फ्रीन के इतना करीब नहीं आना चाहती थी, इसीलिए झटके से उससे दूर हुई और कैबिन से निकलने लगी जब फ्रीन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। अब जा रही हो तो तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे डिज़ाइन्स का प्रॉब्लम क्या है। ये कहकर उसने बेकी को अपनी तरफ खींचा। क्या कर रहे हैं आप? बेकी, जिसके शोल्डर पर बैग था, क्योंकि उससे बात करने के बाद वो डेफिनेटली घर जाने वाली थी। फ्रीन ने वो बैग उसके शोल्डर से उतारा और जिप खोलकर सारी चीजें टेबल पर बिखेर दी। हाउ डेयर यू! बेकी ने गुस्से से कहा। तुम्हें कहा था ना कि क्या प्रॉब्लम है, बस वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कहकर उसने बेकी के बैग में से कॉस्मेटिक्स निकाली, बेकी की ग्लासेस हटाई, उसकी आंखों पर लाइनर लगाया, उसे लिपस्टिक लगाई और ले जाकर अपने रूम में आईने के सामने खड़ा कर दिया और उसके बाल खोल दिए। बेकी खुद को देखकर हैरान सी रह गई। ये चीज़ें काफ़ी टाइम से उसके बैग में थीं, लेकिन काम में वो इतनी बिजी रहती थी कि कभी उसने इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। प्रीन उसके पीछे खड़ा उसे कह रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल बेकी के चेहरे के पीछे था। दोनों का चेहरा सामने आईने में साफ नजर आ रहा था। तभी प्रीन ने उससे कहा, ये मिसिंग है। तुम्हारी जिंदगी में कलर्स कम हैं। कलर्स डालो अपनी जिंदगी में। अगर अपने काम को बोझ समझोगी तो उन्हें एंजॉय नहीं कर पाओगी। अपनी जिंदगी में एंजॉयमेंट लाओ, वो तुम्हारे काम में भी नजर आने लगेगी। प्रीन उसे कह रहा था। वो खुद को देख रही थी। बहुत नीटली प्रीन ने उसकी आईज पर लाइनर लगाया था और लिपस्टिक वो भी बहुत तरीके से लगाई थी। बेकी ने दिल में सोचा, लगता है इसकी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं, तभी कितनी नीटली इसने मुझे रेडी किया है। लेकिन फिर भी उससे अपना चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। वो बहुत ओकेजनली तैयार होती थी, मोस्टली उसके पास इतना वक्त नहीं होता था। प्रीन आज उसे याद दिला रहा था कि उसे खुद पर ध्यान देना चाहिए। वो खुद को देखती जा रही थी और हैरान हो रही थी। क्या वाकई वो इतनी खूबसूरत है? प्रीन ने उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, खुद से प्यार करोगी तो अपनों से भी प्यार कर पाओगी। अगर खुद से खफा रहोगी तो जिंदगी से भी खफा रहोगी। ये कहकर वो उसके कंधे पर हाथ थपथपाता बाहर निकल गया। जाते हुए मेरा कैबिन भी बंद कर देना, वो उसे कमांड देता वहां से निकल गया। बेकी काफी देर खुद को आईने में देखती रही और उसके बाद
वो भी सब कुछ लॉक करके घर चली गई। और सीन मूव होता है अगले दिन। कुआ नाश्ते का टेबल लगा रहा था जब उसने बेकी को आवाज दी, हनी कहाँ हो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। उसने घड़ी को देखते हुए कहा। राइल भी बैठा खामोशी से नाश्ता कर रहा था। आ गई, बेकी की आवाज पर जब उन दोनों ने बेकी को देखा तो हैरान रह गए। आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। काफी वक्त के बाद कुआ ने एक पुरानी बेकी को देखा, कॉन्फिडेंट, बोल्ड, जिसकी आंखों में शोले हुआ करते थे, जिसकी आंखों की तपिश किसी को भी जला दे। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। प्यारी तो वो पहले भी थी, पर आज वो बहुत वक्त लगाकर तैयार हुई थी। उसे तैयार देखकर राइल मुस्कुराता हुआ, एक्साइटेड होता उसके करीब आ गया। मम्मा, आप तो मॉडल लग रही हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। तुम्हें अच्छा लगा? उसने राइल की तरफ झुकते हुए कहा। बहुत ज्यादा। आप रोज ऐसे ही रेडी होकर जाया करो, आप तो प्रिंसेस हो। राइल एक्साइटेड होता कह रहा था। अगर मेरा प्रिंस चाहता है तो मैं रोज रेडी होकर जाया करूंगी। हैप्पी? बहुत ज्यादा। राइल बहुत खुश लग रहा था और उसे प्रीन की बात याद आई। तुम्हारी जिंदगी में इंजॉयमेंट की कमी है। अगर खुद इंजॉय करोगी, खुश रहोगी, तो तुम्हारे आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। उसे समझ आई कि उसे अपना ध्यान रखना है ताकि वो राइल को खुश रख सके। उसने झुककर अपने बेटे को किस किया। मेरे प्रिंस को तो मम्मा वैसे भी बहुत पसंद है। पापा से पूछते हैं कि मामा कैसी लग रही हैं। उसने कुआ की तरफ देखा। क्या हुआ, कुछ तो बोलिए। बेकी को देखकर वो पास्ट मेमोरी में चला गया। कॉलेज के वक्त में जब बेकी चलकर आया करती थी तो कितने लोग थे जो मुड़ मुड़ कर उसे देखा करते थे। आज वो उसे वही पुरानी वाली बेकी लग रही थी। बहुत बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी लग रही हो तुम, वो उसे देखकर कह रहा था। बेकी मुस्कुराने लगी। आज तो राइल का हैप्पी डे है। मैं बहुत खुश हूँ मामा, आप बहुत प्यारी लग रही हो और बहुत खुश भी लग रही हो। अच्छा, क्या पहले मैं खुश नहीं लगती? बेकी ने उसे देखकर कहा। लगती हो, पर आज आप स्पेशल लग रही हो। उसकी बातें बेकी को और भी अच्छा फील करवा रही थी। उसके बाद उन सब ने नाश्ता किया और राइल को ड्रॉप करने के बाद कुआ उसे ड्रॉप करके अपने ऑफिस चला गया। जैसे ही वो मेन एंट्रेंस से चलकर अंदर आई, सब लोग उसे देखकर हैरान हो गए। क्या ये वही रेबेका थी जिसे देखकर बहुत बोरिंग और डल सी फीलिंग आती थी? नहीं, ये वो तो नहीं थी। उसका कॉन्फिडेंस, उसका वॉकिंग स्टाइल, हर चीज कितना बदला बदला लग रहा था। वो जब चलकर अपने डेस्क पर आई तो कैबिन में बैठा कोई इंसान उसे देखकर आंखें झपकना भूल गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रीन ने अपना हाथ दिल पर रख लिया। इसे क्या हुआ, ये बेकाबू क्यों होता जा रहा है? वो भी उस चुड़ैल को देखकर। बार बार उसकी नजरें पूरा दिन बेकी को देखती रही, उसके काम करते, बुटीक में, हर जगह जहां पर बेकी जा रही थी, न चाहते हुए भी वो उसके पीछे पीछे ना समझने वाले अंदाज में क्यों चल रहा था। क्यों हर जगह पर उसकी नजरें बेकी को ढूंढती जा रही थी। आज पूरा दिन सारे काम करते हुए वो बार बार बेकी को देख रहा था। उसी ने तो बेकी से कहा था कि अपनी जिंदगी में कुछ रंग लेकर आओ, लेकिन वो रंग इतने खूबसूरत होंगे ये तो उसे भी नहीं पता था। उसका मुस्कुराता हुआ भोला चेहरा कितना खूबसूरत लग रहा था। वो उसे देखता ही जा रहा था। दिल था कि जोरों से धड़कने लगा था। आज पूरा दिन उसकी हार्ट बीट बहुत तेज रही थी। तभी
बैकी डिजाइन्स लेकर उसके कैबिन में आई। मैं आई कम इन? प्रीन, जो अपनी नजरों से पूरा दिन उसे ढूंढता रहा था, उसे अपने इतने करीब देखकर हड़बड़ा सा गया। हाँ, कम इन। ये डिजाइन्स चेक कीजिए, मुझे यकीन है ये पहले से बहुत अच्छे हैं। उसकी स्माइल आज पहले से बहुत ज्यादा ब्राइट थी। प्रीन बस उसके होंठों को ही देखता जा रहा था। कहाँ खो गए? बेकी ने हाथ हिलाकर कहा। कहीं नहीं, मैं यहीं हूँ, प्रीन ने अपनी सोचों से बाहर आते हुए कहा। प्रीन ने उसके बाद डिजाइन्स देखे तो वाकई उसके डिजाइन्स कल से बहुत अच्छे थे। वेरी नाइस। मैं ये अभी पी सारा को कर देता हूँ ईमेल, वो चेक कर लेंगी, उसके बाद इन्हें फाइनलाइज करेंगे। गुड वर्क। वो उसी की तरफ देख रहा था। बेकी उसके टेबल पर थोड़ा सा झुकी और मुस्कुरा कर बोली, आपका थैंक यू। आपकी एडवाइस बहुत काम आई मेरे। पता है हम दोनों बहुत अच्छी टर्म्स पर नहीं हैं, पर हमें दुश्मन भी नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल हम एक साथ काम कर रहे हैं। मैं सारी पुरानी बातों के लिए आपसे सॉरी कह रही हूँ। सॉरी? ये सॉरी था बहुत सिंपल सा वर्ड। तो ये सुनकर रीन की हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो गई? उसे लगा कि उसका दिल सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो वो भूल भी गया। अब तुम जाओ ना, रीन ने उसे कहा। बेकी हैरानी से उसे देखने लगी। मैंने कुछ गलत कहा या किया क्या? वो अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक लिए उसे देख रही थी। वो चमक जिसे फ्रीन रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। नहीं, तुमने तो कुछ गलत नहीं कहा, तुमने तो अच्छी बात की और हम अच्छी टर्म्स पर ही हैं। तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद है। वो मुस्कुराकर सर हिलाते हुए कह रहा था। थैंक यू। ये कहकर बेकी उसके कैबिन से निकल गई। उसके जाते ही रीन ने टेबल पर एक हाथ रखा और जमीन पर बैठता चला गया। ये मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है? मुझे तो लगा था हार्ट अटैक ही हो जाएगा मुझे। ओह, वो बड़ी मुश्किल से अपने दिल को संभाल रहा था। और सीन मूव होता है रात में। रीन अपने कमरे में अपने बेड पर बैठा था। तभी कोई बहुत करीब आकर उसके पास बैठ गई। वो अपनी चमकती हुई आंखों से उसकी आंखों में देख रही थी। रेबेका, तुम यहाँ इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? रीन उसे देखकर हैरानी से पूछ रहा था। मैं बस आपको देखना चाहती थी। सुबह वाली क्यूट सी स्माइल और आंखों में वही चमक, वही इनोसेंस। उसका दिल फिर जोरों से धड़कने लगा। वो और उसके करीब होने लगी और उसकी आंखों में देखकर बोली, आप मुझसे नाराज हैं क्या? उसने क्यूट सा मुंह बनाया। नहीं, नहीं तो। वो बस उसकी आंखों में देखता जा रहा था। उसके करीब होने के साथ साथ दिल भी और जोर से धड़कने लगा था। तुम बस ऐसे स्माइल करना बंद करो वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। अच्छा? उसने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा। फिर तो मैं पूरी रात यूं ही आपको देखकर स्माइल करूंगी। वो उसकी और करीब हुई। उसने अपनी बाजू कुशन पर टिका दी और हाथ पर चेहरा रखकर यूं ही उसकी आंखों में देखने लगी और क्यूटली स्माइल करने लगी। वो दोनों बहुत करीब थे। रीन बेकाबू हो रहा था। दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। रेबेका, मैंने कहा बस करो। उसे पसीने आ रहे थे। क्यों? मैंने क्या किया? वो यूं ही मुस्कुराते हुए देख रही थी उसे। रीन का सारा ध्यान पहले उसकी आंखों पर और फिर उसके होंठों पर था। वो उसकी मुस्कुराहट को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। मैंने तुम्हें कहा अभी स्माइल करना बंद करो वरना जॉब से निकाल दूंगा। ये सुनकर उसने बुरा सा मुंह बनाया
बच्चे की तरह सर झुका लिया। रीन ने गहरा सांस लिया। फिर अचानक उसने फिर अपना चेहरा ऊपर किया और उसके और करीब आकर बोली, किस तरह ना स्माइल करूं? इस तरह? ये कहकर उसने एक गहरी बड़ी स्माइल दी। रीन को लगा कि बस उसे हार्ट अटैक आ ही जाएगा। रेबेका, प्लीज ऐसे मत करो। देखो, प्लीज चली जाओ। ये ठीक नहीं है। तुम्हें इस टाइम अपने घर पर होना चाहिए। यूंजू खड़ा रीन को देख रहा था, जो नींद में बड़बड़ाए जा रहा था। प्लीज ऐसा मत करो रेबेका, ऐसे मत हंसो मुझे देखकर। वो हाथ चला रहा था। तभी यूंजू ने कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। आंखों पर तेज रोशनी गिरते ही रीन होश में आया। हाँ, उसने इधर उधर देखा। रेबेका कहीं पर नहीं थी। सामने ह्यूंजू खड़ा था, सीने पर बाजू लपेटे, एक आईब्रो चढ़ाकर बोला, कौन है ये रेबेका और क्या कर रही थी आपके साथ? वो उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा था। रीन पसीना पसीना हो रहा था। 2 मिनट तो उसे यही समझ नहीं आया कि जो उसने देखा वो सच था या झूठ। दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। उसकी स्माइल कितनी दिल फरेब है, कितनी खूबसूरत। वो मुंह में बोला, इतना आहिस्ता कि ह्यूंजू सुन नहीं पाया। क्या कह रहे हैं? कौन सा मंत्र फूंक रहे हैं मुझ पे? ये आधी रात को किसी ने काला जादू कर दिया है क्या आप पे? खुद सोए नहीं ठीक से और टांगे मार मार कर मुझे भी जगा दिया। वो बुरा सा मुंह बनाकर कह रहा था। वो मैंने एक बुरा ख्वाब देखा। अच्छा, आपके होंठों की स्माइल बुरे ख्वाब वाली तो नहीं थी? यूंजू उसे छेड़ते हुए कह रहा था। नहीं नहीं, सच में बुरा ख्वाब ही था, रीन ने बात बनाते हुए कहा। ये रेबेका कौन है? यूंजू ने पूछा। वही पागल चुड़ैल जिसका झगड़ा हुआ था तुम्हारी कॉमिक को लेकर। रीन ने सारा इल्जाम यूंजू पे डाल दिया। वो आपके सपनों में भी आती है? यूंजू उसे बड़े मजे से देख रहा था। चुड़ैल है, बताया ना तुम्हें, चुड़ैल है। सपनों में भी आकर मुझे डरा रही थी। बहुत अच्छा हुआ तुमने जगा दिया, वरना मुझे तो लगता है उसे देखकर सपने में ही मुझे हार्ट अटैक आ जाता। रीन गहरी सांसें लेते हुए कह रहा था। यूंजू ने उसे पानी दिया। ओके ओके, रिलैक्स, पानी पीजिए और रिलैक्स हो जाइए। यहाँ पर कोई चुड़ैल नहीं है। वो मुस्कुरा कर अपने अंकल को देख रहा था। उन दोनों में अंकल और नेफ्यू की जगह दोस्तों सा रिलेशन था। तभी वो बड़े आराम से अपने अंकल को छेड़ रहा था। अब कुछ मीठा खाकर सोते हैं, नहीं तो वो चुड़ैल फिर आपके सपनों में आएगी। रीन ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों किचन की तरफ बढ़ गए। और सीन मूव होता है अगले दिन ऑफिस में। रीन अपने रेगुलर कामों में बिजी था। तभी नाम उसके ऑफिस में आई। मे आई कम इन? नाम ने पूछा। ऑलवेज, फ्रीन ने मुस्कुरा कर कहा। वो आकर सामने वाली चेयर पर बैठ गई। कैसे हो तुम? जब से पी सारा के बुटीक जाना शुरू किया है, तब से तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता। नाम कंप्लेन कर रही थी। क्या बताऊं यार, पी सारा के काम, अपने काम, कभी कभी हिंजू के काम, मैं तो घनचक्कर बन गया हूँ। सांस लेने का भी टाइम नहीं मिलता। फ्रीन बहाने बना रहा था। नाम ने आईब्रो चढ़ाकर देखा। सच में? फ्रीन ने नजरें चुरा ली। हाँ हाँ, सच में। तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो। सब ठीक है? नाम ने पूछा। फ्रीन ने उसे कहा, तुम्हें मेरी बीवी के बारे में पता था ना? उसकी बात पर नाम ठहर गई। हाँ, आंटी ने बताया कि तुम्हें पता लग गया है। फ्रीन ने उससे पूछा, तुम तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, तुमने तो मेरी बीवी को देखा होगा। जिस वक्त तुम लंदन पढ़ रहे थे, उस वक्त मैं जापान में थी। मुझे स्कॉलरशिप मिला था और मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे कई बार कहने के बावजूद मैंने लंदन की जगह जापान में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया। तुम्हारी बात होती थी मुझसे उसके बारे में, लेकिन कभी देखा नहीं उसे। ये कैसे पॉसिबल है नाम कि मेरी पूरी फैमिली और दोस्तों में किसी ने नहीं देखा कि मेरी बीवी कौन है? प्रेम परेशान होता कह रहा था। जैसा कि अंकल ने बताया,
तुम वहाँ पढ़ने गए, किसी को डेट किया और तुमने हमें बस ये बताया कि तुम वहाँ रिलीजियस वे में उससे शादी करना चाह रहे हो ताकि तुम उसे अपनी कमिटमेंट शो कर सको। उसके बाद तुम लोग थाईलैंड आ रहे थे और फिर तुम मिसिंग हो गए। ये बातें थोड़ी अजीब नहीं लगती सुनने में कि मेरी बीवी को किसी ने नहीं देखा? ये कोइंसिडेंस कह लो फ्रीन। तुम्हारे पेरेंट्स बार बार तुमसे उसके बारे में पूछते थे। हमें बस यही पता था कि वो किसी कोच की बेटी है और लंदन में ही पढ़ती है तुम्हारे साथ। कोच की? हाँ, कोई आई थिंक कोच थे फुटबॉल के या बेसबॉल के, अब ये भी ठीक से याद नहीं। पर उसके फादर एक टीचर थे, कोच थे और मदर हाउसवाइफ थी। इकलौती बेटी थी और ब्रिटिश थाई नेशनैलिटी थी। ब्रिटिश थाई नेशनैलिटी, ये सुनते ही रीन को बहुत अजीब सा एहसास हुआ। बहुत कम ब्रिटिश थाई नेशनैलिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैं आराम से पता कर सकता हूँ कि लंदन में मेरे साथ कौन था। उसने कोशिश की, अपना लैपटॉप ओपन किया और अपनी यूनिवर्सिटी की सारी लिस्ट चेक करने लगा, लेकिन उसे कोई भी ब्रिटिश थाई नेशनैलिटी की लड़की नहीं मिली। मैंने तुम्हें उसका नाम तो बताया होगा। देखो फ्रेंड, हमारी इस बारे में इतनी लंबी बात नहीं रही। शायद तुमने पी सारा और अपने घर वालों को उसका नाम बताया था। क्या नाम था याद नहीं। समथिंग फ्रॉम आर, आर से कुछ नाम था, पर याद नहीं। रीन ने उसके सामने अपनी वेडिंग रिंग निकाल कर रख दी। इस पर इनिशियल्स एफ और बी हैं। मेरी बीवी का नाम बी से स्टार्ट था, आर से नहीं। पता नहीं फ्रेंड, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है। तुम्हारी ये कंडीशन देखकर हमारे ध्यान में ही नहीं रहा। पर अंकल के पास जो डिवोर्स पेपर्स हैं उनमें तो उसका नाम होगा। उसके कहने पर प्रिंस सोच में पड़ गया। हाँ, उस डॉक्यूमेंट पर तो उसका ओरिजिनल नेम होगा। उस रात डैडी ने वो मुझे दिखाया भी था, अपनी स्टडी से लाकर। डैड की स्टडी में दोबारा जाना पड़ेगा, मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। एक इजी वे है ये सब जानने का, इतनी मेहनत मत करो। क्या? प्रीन ने उससे पूछा। इसको पहचानते हो? उसने एक पिक्चर स्क्रीन के सामने कर दी। पहचाना पहचाना तो लग रहा है। कौन है ये? ये तुम्हारा लंदन का एक दोस्त है। इसने तुम्हारे ईमेल पर, जो प्रीवियस था लंदन जाने से पहले, कई दफ़ा ईमेल्स छोड़ी थी। अचानक मैंने डाटा रिस्टोर किया तो मुझे इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिली। ये तुमसे मिलना चाहता है। यहाँ थाईलैंड में आया हुआ है। कर्क नाम है इसका। ये लड़का बहुत जाना पहचाना था। शायद उसकी बीती बातें और सवाल वो सुलझा सकता था। ठीक है, तुम इसके साथ मेरी मीटिंग आज के लिए अरेंज कर दो। मीटिंग? वो दोस्त है तुम्हारा। ये लो उसका नंबर और कॉल कर लो उसे। नाम ने कहा। ये भी ठीक है। एक अजनबी दोस्त। टीन की पुरानी यादें गायब हो गई थी। वो सिर्फ लोगों की बताई हुई बातों से और चीज़ों से ही खुद को पहचान पा रहा था। उसने कर्क का नंबर लिया और डायल किया। हाय, कौन है? सामने इंसान ने शायद फ़ोन का नंबर नहीं पहचाना था। हाय, मैं फ्रीन सरोजा। अरे फ्रीन, अब क्या इतने फॉर्मल हो गए हो कि इंट्रोडक्शन में पूरा नाम बताओगे? याद नहीं, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कर्क मुस्कुरा कर कह रहा था। उसकी आवाज़ में बहुत अपनायत थी। हाँ, तुम कैसे हो? फ्रीन ने पूछा। एकदम परफेक्ट, हमेशा की तरह, लड़कियों में चार्मिंग। अच्छा, यहाँ फ़ोन पर बात करना मुझे इतना ऑड लग रहा है। कहीं मिलकर बैठते हैं? कर्क उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था। उसकी आवाज़ में एक जोश था अपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए। रीन के दिल को सुकून होने लगा और वो समझ गया कि वो सच में इस इंसान के बहुत करीब रहा होगा। हाँ बिल्कुल, कहाँ मिले? कहाँ मिल सकते हैं? तुम्हें गेम से फुर्सत कहाँ है? लेकिन मैं गेम्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता। तो ऐसा करते हैं, क्लब में मिलते हैं। क्लब? और मैं? रीन सोचने लगा। हाँ, पहले तो तुम अक्सर क्लब में जाते थे, गिटार बजाते थे।
अब क्या तुमने गिटार बजाना छोड़ दिया है? हाँ, कुछ टाइम से छोड़ दिया है। मीन को लगा इस बात को सुनकर कि ये इंसान उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। हम क्लब में ही मिलते हैं। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा, तो 9 बजे मिलते हैं, उसने कहा। ओके, फाइन। कर्क ने भी बात खत्म की और सीन मूव होता है क्लब में। म्यूजिक बहुत लाउड था, लोग डांस कर रहे थे। फ्रीन बार के पास बैठा कर्क का इंतजार कर रहा था, जो थोड़ी देर में आ गया। कैसा है मेरा शेर? आते ही उसने फ्रीन को टाइटली हग कर लिया। फ्रीन ने भी उसे हग बैक किया। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। बैठो, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अरे मैं हमेशा की तरह फिट, लड़कियों में पॉपुलर और बहुत ही खुश। तुम्हारी तरह नहीं कि एक ही लड़की से प्यार किया और उसी से शादी, वो भी पूरे कॉलेज के सामने। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर कह रहा था। अच्छा, तो तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो ना? उसकी बातें फोन पर भी थोड़ी अजीब लग रही थीं। कर्क ने उससे पूछा, प्रीन, सब ठीक है ना? तुम और बेकी दोनों ठीक हो ना? बेकी? ये नाम सुनते ही उसके सिर में एक हल्का सा दर्द होने लगा। कर्क उसे देखकर परेशान हो गया। बेकी, बहुत सी चीजें उसके दिमाग में घूमने लगीं। कार का क्रैश, हंसता मुस्कुराता चेहरा। बहुत तेजी से उसके दिमाग में बहुत से सीन्स घूम रहे थे। कॉलेज, हॉस्पिटल, बहुत सी भीड़ भाड़, उसका गिटार बजाना, सितारों से भरा आसमान। मैं तुम्हें अपनी कमिटमेंट शो करना चाहता हूँ। आई लव यू बेकी। उसने अपना सर पकड़ रखा था, आंखें जोर से बंद की हुई थीं। उसके सर में दर्द होने लगा था। कर्क उसे देखकर परेशान हो गया। प्रीन, प्रीन क्या हुआ? वो आया और उसे सहारा दिया। तुम ठीक हो? डॉक्टर के पास चलते हैं। दूसरी तरफ प्रीन। यादें एक के बाद एक दूसरे से टकरा रही थीं। बेकी, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे काबिल नहीं, फिर भी आई लव यू। दूसरी तरफ एक धुंधला सा चेहरा। अचानक ही फिर से यूनिवर्सिटी के बहुत से सीन्स उसके सामने घूमने लगे। किसी के साथ घूमना, किसी के साथ हंसना। एक धुंधला चेहरा जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था। कानों में आवाज गूंजती जा रही थी। बेकी, आई लव यू। मैं तुम्हें कमिटमेंट शो करना चाहता हूँ। मुझे जाना पड़ेगा। किसी का उसे पीछे से पकड़ना और उसके नर्म गर्म आंसुओं का उसकी कमर पर गिरना। तुम्हें याद तो रहेगा ना कि तुमने खुद को मुझे दिया है? तुम्हें याद तो रहेगा ना कि तुमने खुद को मुझे सौंपा है? यही बात कानों में गूंजती जा रही थी। बेकी, मैं तुम्हारे लिए जरूर वापस आऊंगा। आई प्रॉमिस। वो डिवोर्स देकर जा चुकी है तुम्हें। जोरदार सर में दर्द होने की वजह से वो वहीं बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। कर्क उसे देखकर हैरान रह गया। जिस एक इंसान को वो थाईलैंड में फ्रीन के अलावा जानता था वो नाम थी। उसने फौरन नाम को कॉल की और फ्रीन को हॉस्पिटल ले गया। और सीन मूव होता है हॉस्पिटल में। फ्रीन अभी भी हॉस्पिटल रूम में बेहोश पड़ा था। नाम कर्क का फोन आते ही दौड़ती हुई हॉस्पिटल में आई। एक नज़र उसने फ्रीन को देखा और फिर कर्क के पास आ गई। ये सब कैसे हुआ? मैं बस आया, उससे मिला, हम बातें कर रहे थे। जैसे ही मैंने बेकी का नाम लिया। बेकी? बेकी कौन? आप बेकी को नहीं जानती? कर्क हैरान हुआ। फ्रीन की बीवी? नाम ठहर गई। ये आदमी वाकई काफी कुछ जानता था उन दोनों के बारे में। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आए और नाम उनकी तरफ मुड़ गई। डॉक्टर, इज एवरीथिंग फाइन? या नाम, एवरीथिंग फाइन। इसकी केस हिस्ट्री तो तुम जानती हो। बहुत सी सर्जरीज के बाद इसे होश आया है। ये एक ब्लेसिंग है कि दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो गया। अगर दोबारा इसे इतना बुरा झटका लगा तो ये पैरालाइज भी हो सकता है, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है और नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो तुम लोग ख्याल रखना कि उसे किसी बात से कोई धक्का ना लगे। बाकी अभी के लिए वो ठीक है। उसे रिलैक्स करने के लिए कुछ मेडिसिन दी है। थोड़ी देर में वो उसे होश आ जाएगा। टेक केयर।
ये कहकर डॉक्टर चले गए। कर्क कुछ समझ नहीं पा रहा था। सर्जरीज? मल्टीपल सर्जरीज? वो हैरान सा नाम को देख रहा था। नाम उसकी तरफ मुड़ी। आपका काफी टाइम से फ्रीन से कांटेक्ट नहीं हुआ, इसीलिए आपको पता नहीं होगा। फ्रीन, उसका एक्सीडेंट हो गया था लंदन से थाईलैंड आने के दरमियान, एयरपोर्ट के रास्ते में, और बहुत बुरा। हमें बहुत देर बाद उसकी खबर मिली थी। जब उसके डैड उसे लंदन देखने गए तो वहाँ पर सिर्फ फ्रीन था, बहुत बुरी कंडीशन में। उसकी वाइफ के न्यू बॉयफ्रेंड ने उन्हें डिवोर्स पेपर्स दिखा दिए। वो आगे मूव ऑन कर गई थी, इसीलिए हमने फ्रीन को उसके बारे में कुछ नहीं बताया। इससे उसे सदमा हो सकता है। ये सुनकर कर्क का सर चकरा गया। बैकी, न्यू बॉयफ्रेंड और डिवोर्स, वो भी फ्रीन से? कुछ तो गड़बड़ है। वो सर पकड़कर इधर उधर घूम रहा था। बैकी कभी फ्रीन के साथ ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर उसे पता होता फ्रीन की ऐसी कंडीशन है तो अपनी जान पर खेलकर भी वो उसको बचा लेती, या फिर जब तक वो ठीक नहीं होता उसके साथ रहती। वो उसे कभी छोड़ नहीं सकती थी। उन दोनों में जुनून की हद तक मोहब्बत थी। ये सब कैसे हो गया? वो हैरानी से सर पकड़कर इधर उधर घूम रहा था। देखिए, कैसे हुआ ये तो मुझे नहीं पता, और क्यों हुआ ये भी नहीं, पर आप फ्रीन की हालत देख सकते हैं। मुझे लगता है आपको उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। कुछ टाइम पहले ही अभी उसे अपनी डिवोर्स के बारे में पता लगा था। मुझे लगा अगर वो झटका बर्दाश्त कर गया है तो शायद अब उसकी कंडीशन ठीक है, लेकिन उसे इस कंडीशन में देखकर मुझे नहीं लगता कि हमें उसे कुछ ज़्यादा बताना चाहिए। हो सके तो आप उसे कुछ सच मत बताइएगा। कर्क उसे देखने लगा। क्या? अगर उसे पता लगा कि उसे और उसकी बीवी को एक दूसरे से बहुत मोहब्बत थी, तो वो उसे ढूंढने की कोशिश करेगा, और अगर दोबारा उसे कोई झटका लगा तो उसकी हालत इससे भी बुरी हो सकती है। मेरा मानना है फिलहाल अभी के लिए आप कुछ भी कह दीजिएगा, कुछ भी। उनका झगड़ा हुआ, वो छोड़ गई, या कुछ भी, लेकिन उसे सच मत बताइए। जिस लड़की का नाम सुनकर उसकी ये हालत हुई है, अगर कल को इसने उसे किसी और के साथ देख लिया, ये तो मर ही जाएगा। कर्क उसकी बातें समझ रहा था। अभी नाम पर यकीन करने के अलावा उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, लेकिन उसने दिल में ठान लिया था कि वो बेकी को ढूंढ निकालेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि बेकी फ्रीन को छोड़ जाए? ये तो मुमकिन ही नहीं था। और डिवोर्स, हाउ इज दैट पॉसिबल? वो हैरान सा नाम को देख रहा था, फिर भी उसने हाँ में सर हिला दिया। और सीन मूव होता है कुछ देर बाद। फ्रीन को होश आ गया था। कर्क उसके पास ही बैठा था। ब्रो, आर यू ओके? कर्क परेशानी से पूछ रहा था। हाँ यार, आई एम फाइन। पता नहीं क्यों अचानक सर में दर्द होने लगा। हम कुछ बात कर रहे थे शायद। फ्रीन का सर अभी भी भारी था। मैं तुमसे अपने पुराने, हाँ यार, मुझे तुम्हारे डिवोर्स का सुनकर बहुत दुख हुआ। इससे पहले कि फ्रीन अपने माजी में इससे पहले कि फ्रीन अपने पास्ट में दोबारा झांकता, कर्क ने उसे रोक दिया। ओह, तो तुम्हें पता था हमारे डिवोर्स का? हाँ यार, तुम दोनों की तो डिवोर्स हो ही जानी थी। एक दूसरे से तंग आ गए थे तुम लोग। बस थोड़ा टाइम तुम लोग एक साथ रहे और तुमने जज्बाती होकर उससे शादी कर ली। गलत फैसला था, मैंने तुम्हें तब भी कहा था। फ्रीन उसकी बातें सुनता रह गया। शायद तुम ठीक कह रहे हो। छोड़ दो उसकी बातों को। अब जो चली गई सो चली गई। जिंदगी बहुत हसीन है यार। बहुत सी लड़कियां हैं दुनिया में, किसी और के साथ दिल लगाओ। कर्क उसे मुस्कुराकर यूं कह रहा था जैसे शायद पास्ट में वाकई उसने कोई गलती कर दी थी, कोई जज्बाती फैसला। जिस तरह से वो बता रहा था उससे तो ऐसा ही लगता था कि उसने गलती में किसी से शादी कर ली। वो दोनों मेड फॉर ईच अदर होंगे ही नहीं। फ्रीन ने हाँ में सर हिलाया। मैं उसे देखना चाहता हूँ। तुम्हारे पास उसकी कोई पिक्चर तो होगी ना? हाँ बिल्कुल है। नाम? ठहर गई। कर्क ने अपनी एक गर्लफ्रेंड जो ब्रिटिश थाई नेशनैलिटी की थी, उसकी पिक्चर फ्रीन को दिखा दी। ये थी
ये थी। प्रीन उसे देखने लगा। उसे देखकर दिल की धड़कनें तेज नहीं हुई, कुछ महसूस नहीं हुआ। कस्टर्ड बालों वाली वो लड़की, जैसा कि बताया था, थाई और ब्रिटिश नेशनल थी। वो उसका चेहरा देखता जा रहा था, पहचानने की कोशिश कर रहा था। कंफर्म मैंने इसी से शादी की थी। हाँ, तुम देख लो, ये तुम्हारी शादी की तस्वीर है। कर्क ने थोड़ा आगे मूव किया। वो लड़की एक वाइट ड्रेस में थी और फ्रीन उसके साथ टक्सीडो में खड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुम लोगों ने बहुत छोटी और बहुत सादा शादी की थी, इसीलिए ज्यादा पिक्चर्स नहीं है मेरे पास, कर्क ने कहा। फ्रीन ने हाँ में सर हिलाया। तुम ठीक कह रहे हो, उस वक्त मैं वाकई बहुत पागल रहा हूँगा। इतनी खूबसूरत भी नहीं है, फ्रीन ने अपने सर को पकड़कर कहा, जो अभी भी दुख रहा था। अच्छा, तुम जाने की कंडीशन में हो घर या नहीं? मैंने अभी तक तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया, नाम ने कहा। बिल्कुल नहीं, उन्हें बताने की तो सोचना भी मत। सब लोग यहाँ आएंगे और मुझे ढेरों बातें सुनाएंगे। वैसे भी अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। चलो घर चलते हैं। और कर्क, जितने दिन तुम यहाँ पर हो, प्लीज मेरे साथ मेरे घर पर रहो। प्रीन ने उसे इनवाइट किया। मेरा एक बहुत क्यूट नेफ्यू भी है। हाँ हाँ हिंजू, पता है मुझे उसके बारे में। उसकी बात सुनकर फ्रीन समझ गया कि ये इंसान उससे बहुत करीब था, जो उसकी पर्सनल डिटेल्स उससे ज्यादा जानता था। वो तीनों यूं ही मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल से निकले और फिर चंकीमा मेंशन में चले गए। वो लोग अभी हॉल में बैठे थे जब अलीसारा ने स्काइप पर कॉल की। प्रीन के पेरेंट्स उससे बात कर रहे थे। हे पी सारा! प्रीन तेजी से भागकर आया और लैपटॉप के पास बैठ गया। कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक है? अमेरिका कैसा है? वो सवाल पे सवाल कर रहा था। बहुत अच्छा, और तुम काम बहुत अच्छे से संभाल रहे हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम और रेबेका दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अलीसारा ने मुस्कुरा कर कहा। इतना अच्छा मूड था, उस चुड़ैल का नाम लेना जरूरी है। उसका नाम याद आते ही उसकी कल की तैयारी और उसकी खूबसूरत आंखें याद आते ही नींद लाल होने लगता था। अच्छा अच्छा, नहीं लेती उसका नाम। पर अब अगले 5 दिन क्या करोगे? 5 दिन? क्या हुआ है अगले 5 दिन? पताया में एक एग्जीबिशन है, वहां पर हमारा समर कलेक्शन डिस्प्ले होना है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आएंगे इंटरनेशनल लेवल पर। मैं चाहती हूँ मैं चाहती हूँ मेरी बुटीक को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम और रेबेका वहां जाओ। अलीसारा का ये कहना था कि फ्रीन का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं अकेला चला जाता हूँ या उसको अकेला भेज दो? वो और मिस वॉन भी तो संभाल लेंगे, यहाँ पर भी तो काम बहुत ज्यादा है, अलीसारा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। प्लीज, उसने मुस्कुराकर स्माइल करते हुए कहा। अपनी बहन की स्माइल, वो जो कभी भी रिजिस्ट नहीं कर पाता था। हाँ में सर हिलाने लगा। ओके या फाइन, फ्रीन ने कहा। दैट्स लाइक माई गुड ब्रदर, अलीसारा ने मुस्कुरा कर कहा। पर वो चुड़ैल मेरे साथ 5 दिन स्पेंड करने पर मान जाएगी? मैंने उससे बात कर ली है। उन 5 दिनों के लिए मैंने उसे बहुत अच्छी अमाउंट ऑफर की है, तो होपफुली वो मान जाएगी। तुम उसकी हर बार पैसों में क्यों तोलती हो? उसे पैसों की जरूरत है, उसके पे। इससे पहले कि अलीसारा जवाब देती, पीछे से उसके हस्बैंड की आवाज आई। बेबी, सबसे बात कर रही हो? प्रणोत, आइए सबसे बात कीजिए। उसके हस्बैंड ने थोड़ी देर फ्रीन की टांग खींची और बाकी सबसे बात की, और वो बात दरमियान में ही रह गई। अलीसारा से बात के बाद वो सोच रहा था, अभी अभी सर का दर्द ठीक हुआ है और पी सारा मुझे सर के दर्द के साथ 5 दिन के लिए भेज रही हैं। पता नहीं ये 5 दिन कैसे गुजरेंगे। और सीन मूव होता है बेकी के घर पे। अलीसारा की कॉल आने के बाद वो थोड़ी परेशान थी। राइल के पैदा होने से लेकर अब तक वो कभी उससे दूर नहीं रही थी। अगले 5 दिन वो बस सोचती जा रही थी। तभी खुनकुआ उसके पास आया। इतना क्या सोच रही हो? अगर नहीं जाना चाहती तो मना कर दो, बेकी ने उसे देखकर कहा। हाँ, कह तो आप ठीक रहे हैं, पर राइल के समर कैंप और बहुत सी और एक्सपेंसेस हैं जो आने वाले दिनों में हमारे ऊपर आएंगे। इतनी अच्छी अमाउंट वो ऑफर कर रही हैं कि मैं मना ही नहीं कर पाई। बेकी फिर से सोचने लगी, पर मैं राइल के बगैर 5 दिन कैसे रहूंगी? वो यही सोचती जा रही थी। बहुत मिस करूंगी मैं उसे।
और खुनकुआ सोच रहा था उस बच्चे को शाम से रात तक अपने साथ बर्दाश्त करना कितना मुश्किल था। बेकी चली जाएगी तो वो पूरे 5 दिन उसके सर पर नाचेगा। क्या करेगा वो 5 दिन राइल के साथ अकेला? तो फिर तुमने क्या सोचा है? खुनकुआ ने बात खत्म करते हुए कहा। मुझे जाना तो पड़ेगा हनी, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मुझे आप पर भरोसा है, आप राइल का बहुत ख्याल रखेंगे। उसकी बात सुनकर खुनकुआ ने एक फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, क्यों नहीं रखूंगा, आफ्टर ऑल बेटा है वो मेरा। ये कहकर वो फिर से मुस्कुराया। थोड़ी देर में राइल चलता हुआ उन दोनों के पास आया। मामा क्या हुआ है? आप दोनों परेशान हो क्या? उसने पूछा। नहीं बेबी, इधर आओ। ये कहकर बेकी ने उसे अपनी गोद में बिठाया और उसका माथा चूमने लगी। मम्मा कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हैं शहर से, तो राइल कुछ दिन पापा के साथ घर पर अकेला रहेगा। राइल चुप रहा। बेकी उसकी चुप्पी देखकर परेशान हो गई। उसने राइल के गाल पर हाथ रखा। बेबी, अगर मम्मा को इतना इम्पोर्टेंट काम ना होता तो वो कभी अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाती, पर बहुत ज़रूरी है। राइल की आंखों से एक के बाद एक आंसू बहते जा रहे थे। नहीं, आप कहीं नहीं जाओगी, मैं आपके बगैर घर पे नहीं रहूंगा, उसने गुस्से से कहा। बेकी हैरान रह गई। उसने आज से पहले कभी उसे गुस्से में नहीं देखा था। वो आंसू बहाता उसे खुद से दूर धकेलकर अपने कमरे में चला गया। बेकी उसके पीछे गई और खुनकुआ ने उसे रोक दिया। इट्स ओके, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। बेकी वहीं बैठी रही और उससे राइल की बहुत परेशानी हो रही थी। और सीन मूव होता है अगली सुबह। बहुत कहने के बाद भी राइल ने नाश्ता नहीं किया और गुस्से से बैग पैक करके खामोशी से स्कूल जाने के लिए खड़ा हो गया। राइल, मम्मा से इतना नाराज हो आप? आपने पहले कभी तो ऐसा नहीं किया। राइल ने गुस्से भरी आंखों से उसे देखकर कहा। आप पहले कभी मुझे अकेला नहीं छोड़कर गई। बेबी, बहुत जरूरी है, आप ही के लिए तो जा रही हूँ। देखो ऐसे मत कहो, वरना मामा के लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। राइल ने और कुछ नहीं कहा और सर झुकाकर फ्लैट से बाहर निकल गया। खुनकुआ बेकी को तसल्ली देकर उसके पीछे गया। वो दोनों कार में थे। आज बेकी उनके साथ नहीं गई। उसने राइल से कहा, अपनी माँ को परेशान करने के अलावा तुम्हें कोई काम नहीं है ना? वो बेचारी तुम्हारे लिए काम करने जा रही है और तुम हो कि तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं होते। राइल ने आज उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो सीने पर बाजू लपेटे खिड़की से बाहर देख रहा था। सुन रहे हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वो खुनकुआ की तरफ देख भी नहीं रहा था। स्कूल आया और वो स्कूल में चला गया। खुनकुआ उसे देखता रहा। अगर इसकी माँ का डर ना होता तो लगाता दो इसके मुंह पर, खुद ही अकल ठिकाने आ जाती। ये कहकर वो सर झटक कर ऑफिस के लिए चला गया। राइल यूं ही मुंह फुलाए स्कूल के अंदर आया था, तभी किसी को देखकर उसका मूड पहले से थोड़ा सा बेहतर हो गया। ये ह्यूंजू था। कैसा है मेरा छोटा चैंप, किसी ने तंग तो नहीं किया? ह्यूंजू मुस्कुराकर चलता उसके पास आया। राइल उसे देखकर स्माइल करने लगा। कौन ह्यूंजू? ये कहकर उसने ह्यूंजू को गले लगा लिया। अरे अरे अरे, लड़के ऐसी हरकतें नहीं करते। मुझे आज से पहले कभी किसी ने इस तरह हक नहीं किया। गुदगुदी हो रही है, छोड़ो मुझे। ये कहकर उसने उसे खुद से दूर किया। कुछ खाओगे? ह्यूंजू ने पूछा। राइल ने हाँ में सर हिलाया। ह्यूंजू उसे लेकर कैफेटेरिया में आया। मुझे कैफे का खाना नहीं पसंद। डोंट वरी, ये कहकर उसने अपना टिफिन निकाला। मैं आजकल अपनी ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा के साथ हूँ, तो मेरे लिए बफे लंच होता है, तुम समझ लो। ये कहकर उसने एक बहुत बड़ा सा लंच निकाला और वो दोनों खाने लगे। आज तुम्हारा मूड पहले से कुछ ज्यादा ही खराब है, क्या हुआ है? राइल ने उसकी तरफ देखकर कहा। उसकी बात पर राइल का खाना खाता हाथ रुक गया और उसने ह्यूंजू को देखकर कहा, मेरी मॉम जा रही हैं, बताया कुछ दिन के लिए, मुझे अकेला छोड़कर। उसकी बात सुनकर ह्यूंजू उसके करीब आकर उसके बाल सहलाने लगा। मेरी मॉम तो अमेरिका गई हैं
और वो भी कई महीनों के लिए। रायल हैरानी से उसे देखने लगा। तो आप उनको मिस नहीं करोगे? करूँगा, मेरी मम्मा है, डेफिनेटली मिस करूँगा। पर मैं अभी अपने ग्रैंडपा ग्रैंडमा और अंकल फ्रीन के साथ रह रहा हूँ। बहुत मज़े के लोग हैं वो, उनके साथ मुझे बहुत मज़ा आता है। पर मुझे अपने डैडी के साथ घर पर अकेला नहीं रहना। रायल ने सर झुकाते हुए कहा। क्यों? तुम्हारे डैडी बहुत बोरिंग हैं क्या? रायल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ह्यूंजू ने उससे और कोई सवाल नहीं किया। चलो फिर ठीक है, अगर तुम्हें उनके साथ नहीं रहना तो मेरे घर चलोगी? ये सुनकर रायल ने झटके से सर उठाया और ह्यूंजू को देखने लगा। आपके साथ? हाँ, 5 दिन तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहना। हाँ, तुम मेरे साथ रहना। तुम्हें पता है, मेरे ग्रैंडपा के घर में बेसमेंट में एक पूरा गेम जोन है। हम लोग इकट्ठे स्कूल आएंगे, इकट्ठे घर जाएंगे, पूरा दिन एक साथ रहेंगे। तुम्हें बहुत मजा आएगा मेरे घर पर। वो मुस्कुराकर उससे पूछ रहा था। रायल ने हाँ में सर हिला दिया। पर मेरी मम्मा नहीं मानेंगी। डोंट वरी, मैं हर मर्ज की दवा हूँ, तुम टेंशन मत लो, ह्यूंजू ने मुस्कुरा कर कहा। और सीन मूव होता है स्कूल ऑफ होने के बाद। बेकी रायल को लेने आई थी, तभी वो ह्यूंजू से मिली। कैसे हो ह्यूंजू? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? उसने मुस्कुराकर पूछा। मैं भी ठीक हूँ, उसने रायल को देखकर कहा। अभी भी मामा से नाराज हो? उन्होंने रायल से पूछा। इसने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, वो ह्यूंजू को बता रही थी। डोंट वरी, हम दोनों ने बहुत हैवी ब्रंच किया है। क्यों रायल? उसने रायल के बाल सहलाते हुए कहा। रायल ने हाँ में सर हिला दिया। थैंक यू ह्यूंजू, थैंक यू अगेन। ये कहकर बेकी ह्यूंजू से बात करने लगी। सुनिए, आपको आंटी कहना थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि आप तो बहुत यंग लगती हैं मुझे, आंटी टाइप नहीं लगती। ह्यूंजू उससे फ्लर्ट करते हुए कह रहा था। बेकी हंसने लगी। अच्छा, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझसे? मैं रायल को कुछ दिन अपने साथ अपने घर पर रखना चाह रहा हूँ। जब तक आप पताया से वापस नहीं आती, तब तक अगर आप चाहें तो रायल मेरे साथ मेरे घर पर रह सकता है। बेकी उसकी बात सुनकर रह गई। इस बच्चे को वो कुछ ज्यादा नहीं जानती थी। आपके घर? मैं अपने नाना नानी और अपने अंकल के साथ फिलहाल रह रहा हूँ, यूंजू ने बताया। लेकिन मैं इतनी बड़ी परमिशन कैसे दे सकती हूँ? मैं आपकी मामा को जानती भी नहीं। डोंट वरी, आप अभी मेरी मामा से बात कर लीजिए, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा, यूंजू ने मुस्कुरा कर कहा। और उसने अलीसारा को कॉल लगा दी। हाय मॉम, कैसी हो? अमेरिका में सब कैसा है? मैं ठीक हूँ बेटा, यहाँ आधी रात हो रही है, कोई सीरियस बात? अलीसारा ने ह्यूंजू से कहा। हाँ, मुझे आपसे एक काम था। ये मेरे दोस्त की मॉम है, मैं अपने दोस्त को कुछ दिन के लिए अंकल फ्रीन के घर पर रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपकी परमिशन चाहिए। आप प्लीज़ इसकी मम्मी से 2 मिनट बात कर लेंगी? ये कहकर ह्यूंजू ने फ़ोन बेकी को पकड़ाया। रेबेका तुम? मैम अलीसारा, ह्यूंजू आपका बेटा है? हाँ, ह्यूंजू मेरा बेटा है, अलीसारा ने मुस्कुरा कर कहा। ओह, मुझे ये पता नहीं था। बेकी थोड़ी सी हैरान हुई। अब जब तुम्हें पता है कि ये मेरा बेटा है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज़्यादा गारंटी की ज़रूरत है। तुम और फ्रीन जा रहे हो, तब तक रायल ह्यूंजू के साथ मेरे पेरेंट्स के घर पर रह सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अलीसारा उसे तसल्ली देते हुए कह रही थी। पर फिर भी प्लीज़ मम्मा मान जाइए ना, रायल ने बेकी की शर्ट पकड़ते हुए कहा। बेकी उसे देखने लगी। वो काफ़ी एक्साइटेड था और ह्यूंजू के साथ रहने जाना चाहता था। अगर सब कह रहे हैं तो ओके, मुझे कोई एतराज़ नहीं, बेकी ने मुस्कुरा कर कहा। और ये फाइनल हो गया कि जब तक वो और फ्रीन वापस नहीं आएंगे, रायल ह्यूंजू के साथ उसके घर पर रहेगा। और इसी के साथ एपिसोड 7 एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड पीस आउट।